फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड, जिससे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडियाज में, ताकि आप ही के जैसे और भी बच्चे ऐसे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सके। केयरिंग इज शेयरिंग। फिर हम स्टार्ट करते हैं विद सुपर ऑसम सेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग। ऑल फाइन, ऑल फाइन, परफेक्ट। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हम क्लासिफिकेशन की नीड क्या है हम समझ चुके हैं। अब सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है, हम उस चीज पे आ चुके हैं। अब डिफरेंट कैटेगरीज बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो जितने भी साइंटिस्ट सारे इकट्ठे होकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी साइंटिस्ट ने इस डायरेक्शन में वर्कआउट किया। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यार जो क्राइटेरिया हमको डिसाइड करना है, क्राइटेरिया कुछ भी डिफरेंट क्राइटेरिया हम बना सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है हम बात कर चुके हैं। लिपुन क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में, आप उसको देख लीजिएगा। क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है हम बात कर चुके हैं। क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरियाज क्या सेट करे जाए, अब इस पे लड़ाई होना स्टार्ट होती है। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिज्म हमारी बेसिक चीजों के लिए, विच इज योर फूड, योर शेल्टर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखो। जो उनके लिए उन बेसिक जो हमारी एमिनिटीज है उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखो। लेकिन ये एक साइंटिफिक अप्रोच तो नहीं है, ये तो काफी एक वेग अप्रोच है। फिर थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच आना स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिफिक अप्रोच, जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच दिया, दैट वाज योर एरिस्टोटल। फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज को चेक किया। इन्होंने कहा दीप गिल बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी। बच्चे आपकी एनसीईआरटी से 98% आपका एग्जाम आता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप किसी और बुक पे जाइएगा, राइट। सो यस, सो फर्स्ट जद्दोजहद करी जिस साइंटिस्ट ने, दैट वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चेकआउट किया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सी वन वर्ड इज मॉर्फोलॉजी, सेकंड इज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है कि बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है कोई भी ऑर्गेनिज्म है। जैसे मेरे सामने ये पेन है जिससे कि मैं लिख रही हूँ, ये पेन बाहर से दिखने में कैसा है, तो बाहर से अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका ये एक कॉनिकल शेप है, कॉनिकल शेप में मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इसकी मुझे निब दिख रही है, ब्लैक कलर है, यहाँ पे इसमें 2 बटन्स लगे हुए हैं। तो दिस इज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस पेन। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। मेयरली किसी चीज को अगर आप देख करके जो चीज बता सकते हो, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी, राइट गाइज। सेकेंड कम्स एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? एक्चुअल में इस पेन में क्या क्या चीजें हैं, इसके इनसाइड में कैसी इंक मैंने डाली हुई है, किस मटेरियल से मिलकर के ये बना हुआ है, दैट इज योर एनाटॉमी। तो एरिस्टोटल साहब ने जो साइंटिफिक अप्रोच तो यूज किया, लेकिन इन्होंने कहा कि यार आप बाहर से देख लो। बाहर से देखने पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो प्लांट है जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है, छोटी हाइट वाले प्लांट है। एक वो प्लांट है जिनका अपीयरेंस काफी बुशी है, बुशी अपीयरेंस है। एक वो प्लांट है जो एकदम फुल फ्लेज्ड ट्री के फॉर्म में है। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बच्चों प्लांट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन देयर साइज। तो एरिस्टोटल साहब ने अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी को अपना क्राइटेरिया लेते हुए प्लांट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बच्चों। वन वाज योर हर्ब्स, सेकंड वाज योर श्रब्स एंड थर्ड इज योर ट्रीज। तीनों में डिफरेंस है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अच्छा, कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताती हूं तो सारे बच्चे उसको चैट में जरूर लिखा करो, बिकॉज आप एक्टिव हो या नहीं हो कैसे पता चलेगा? जब तक कि आप चैट्स में नहीं लिखोगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो मेक श्योर यू आर बर्निंग सम एटीपीज। एंड सेकंड चीज, एक्टिव रहोगे
सी, जितना आप एनर्जेटिक रहते हो, हैप्पी रहते हो, आपकी जो नर्व्स है वो हैप्पी नर्व्स आपकी एक्सपेंड होती है। जब आपकी हैप्पी नर्व्स एक्सपेंड होती है तो आपकी रिसीव करने की क्षमता, समझने की क्षमता 3 फोल्ड्स बढ़ जाती है। जब आप सैड होते हो, दुखी होते हो, तो आपकी जो नर्व्स है वो काफी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। अगर आपकी नर्व्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई तो आपकी चीजों को ग्रेस्प करने की एबिलिटी विल बी लेस। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है नर्व्स को, कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं रखना है। राइट एवरीबडी? तो यस, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, परफेक्ट परफेक्ट एवरीबडी। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड किया, हर्ब्स में जिनकी हाइट काफी छोटी है, श्रब्स में जो कि बुशी अपीयरेंस है जिन प्लांट्स की, एंड ट्रीज में जो काफी, ट्रीज मतलब जो आपको देख करके बड़े अच्छे लंबे चौड़े प्लांट लग रहे होते, दैट इज योर ट्रीज। तो एरिस्टोटल ने एक क्राइटेरिया सेट किया विच इज नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बेस्ड अपॉन दैट he categorized, he classified plants into 3 different categories, which are your herbs, your shrubs and your trees. Perfect? Perfect everybody? Yes, then animals, एनिमल्स की बात करते हैं। तो बच्चों एनिमल्स में इन्होंने देखा कि यार कुछ और एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट है, आपके रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनमें आरबीसीज एब्सेंट है। तो एनिमल जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको रख दिया एक कैटेगरी में विच इज इनाइमा, एंड जिनमें आरबीसीज एब्सेंट है उसको रख दिया एनाइमा। तो बच्चों प्लांट्स की 3 कैटेगरीज बनाई, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। एनिमल की 2 कैटेगरीज बनाई, वन इज इनाइमा एंड सेकंड इज एनाइमा। इनाइमा एंड एनाइमा। व्हाट इज ए ओवर हियर? ये ए क्या है यहाँ पे? ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस। अगर आपको याद नहीं होता है कि आरबीसी प्रेजेंट किस में होते हैं, एब्सेंट किस में होते हैं, तो आरबीसी आर प्रेजेंट इनटू इनाइमा कंडीशन, इसमें आपके आरबीसी प्रेजेंट है एंड एनाइमा में आपके आरबीसी एब्सेंट है। सी, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आप मैक्सिमम वर्ड्स देखिएगा जिनमें एब्सेंस वर्ड लगा होता है, उनमें ए वर्ड यहां जरूर होता है। A for absence, enaima and enaima. Everybody, plants into herb, shrub, trees, animal into enaima and enaima. This was the basic classification system given by Aristotle. आया समझ में? Yes or no? Tell me everybody. Are we cool till now so far? Are we cool everybody? Yes? Are we cool? बच्चों 70 स्टूडेंट्स वॉचिंग राइट नाउ, कैन आई हैव 70 लाइक्स राइट नाउ? क्या आप अभी के अभी 70 लाइक्स देंगे मुझे? एंड प्लस विल यू स्प्रेड इट एंड कैन यू गेट मी 100+ स्टूडेंट्स टुडे इटसेल्फ? आज की क्लास में क्या 100+ स्टूडेंट्स मिल सकते हैं? शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए इसको। यस, यप्स, कूल एवरीबडी, कूल। चलिए आगे चलते हैं। भाई ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया एरिस्टोटल साहब ने, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया। अब मॉर्फोलॉजी काफी वेग कंसिडरेशन हो गया, मतलब सिर्फ बाहर से देख करके आप कैटेगराइज कर रहे हो, एक्चुअल में अंदर से उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको कुछ नहीं पता है। तो जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम्हारी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो काफी वेग है, हम नहीं मान रहे हैं, हम कुछ और क्राइटेरियाज डेवलप करेंगे, हमको ज्यादा क्राइटेरियाज को कंसिडर करते हुए डिवाइड करना चाहिए। अब उस एरा में आपके लिनायस साहब काफी ज्यादा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, क्यों ना हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे चुके थे जो कि वाइडली एक्सेप्टेड था, इतने सारी बुक्स लिख चुके थे जो कि वाइडली एक्सेप्टेड थी। तो लिनायस साहब को लगा कि क्यों ना मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी अपना हाथ आजमाऊं, और हाथ आजमाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यस, this classification system was given by Linnaeus, कार्लस लिनायस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिन्होंने जनरल प्लांटेरम बुक को लिखा, जिन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी, जिन्होंने नोमेनक्लेचर का मेन जो आपको क्रक्स निकाल के दिया, एक्चुअल में कैसे नेमिंग करनी चाहिए, ऑल थैंक्स टू लिनायस साहब, ऑल थैंक्स टू लिनायस। राइट, तो कार्लस लिनायस ने क्लासिफिकेशन के फील्ड में भी अपना हाथ आजमाया और उन्होंने कहा कि यार सारे ऑर्गेनिजम्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्लांटी, सेकंड इज एनिमेलिया। एरिस्टोटल साहब ने भी 2 में डिवाइड किया, लेकिन उनके जो क्राइटेरियाज थे वो काफी कम क्राइटेरियाज थे। राइट, तो हमको क्राइटेरिया ज्यादा चूज करने चाहिए। अब ज्यादा क्या चूज करने चाहिए, इन्होंने काफी सारी चीजों को कंसिडर किया। क्या क्या कंसिडर किया, बात करते हैं। लिनायस साहब ने क्या क्या कंसिडर किया, बात करते हैं। फर्स्ट थिंग,
इन्होंने कहा कि यार प्लांटी, मैं यहाँ पे प्लांटी लिख रही हूँ आपके लिए और यहाँ लिख रही हूँ एनिमिलिया। इन्होंने कहा यार सारे ऑर्गेनिजम्स को चेकआउट करो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। पहला क्राइटेरिया मैं ले रहा हूँ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको तो मैं प्लांटी में रख दूं, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको मैं एनिमिलिया में रख दूं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? सारे बच्चे साथ साथ में रखते हुए लिखते हुए चलेंगे। पुष्पेंदु, 3 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। बिल्कुल आपके फंडे हिले हुए हैं, थोड़ी देर मेरे साथ रहो, सारे फंडे एकदम प्लेस पे आ जाएंगे, बस आप सुनते हुए चलो। 3 किंगडम किसने दिया, 4 किसने दिया, 5 किसने दिया, हम सबकी बात करेंगे। जस्ट स्टे विद मी थ्रू आउट द लेक्चर। तो क्राइटेरिया बच्चों, सारे बच्चे चैट में लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ में, सारे बच्चे मेरे साथ में चैट में लिखते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by Linnaeus. Criteria for classification, first one was cell wall. Everybody, first one was cell wall. Cell wall present है तो उसको प्लांटी में रखा, absent है उसको एनिमिलिया में रखा। Simple and sorted. Simple and sorted. Second criteria was locomotion. अब पहले समझते हैं locomotion होता क्या है। बच्चों समझिए, 2 वर्ड्स है, काफी बेसिक वर्ड्स होते हैं। वन इज लोकोमोशन, सेकंड इज मूवमेंट। एक तो है आपका लोकोमोशन, एक है आपका मूवमेंट। डिफरेंस क्या है इसमें? मान लीजिए मेरा ये एक हाथ है, फिक्स है, इसकी पोजीशन नीचे यहाँ पे फिक्स है, और इस फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर ही मैं अपने हैंड को अगर मूव करा रही हूँ लाइक दिस, ऐसे मूव करा रही, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मूवमेंट। वेयर एज अगर मैं अपने इस हाथ की नीचे की पोजीशन को फिक्स ना रखूं और इस तरीके से मूव कराऊं, दैट विल बी योर लोकोमोशन। कहने का मतलब क्या है? अगर बेस पे कोई चीज फिक्स्ड है एंड देन अपर से मूवमेंट हो रही है, दैट विल बी योर मूवमेंट, दैट विल बी योर मूवमेंट। वेयर एज अपनी पोजीशन को ही शिफ्ट कर लेना इज योर लोकोमोशन। तो प्लांट्स आर कैपेबल टू मूव। प्लांट्स में मूवमेंट तो होती है बट प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है। Am I right? Am I right or am I right? Tell me. Am I right or am I right? प्लांट्स में क्या लोकोमोशन होता है या नहीं होता है? आप लोग बताइए प्लीज। मूवमेंट होता है विच इज फॉर श्योर, बट क्या इनमें लोकोमोशन होता है? टेल मी, लोकोमोशन होता है? नहीं होता है। परफेक्ट। अरुणा रानी परफेक्ट, श्रीकांत परफेक्ट, लक्ष्मी परफेक्ट, मोहम्मद आयूब सिद्दीकी परफेक्ट बच्चे, मदाक उदय परफेक्ट। तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होगा, तो इट विल बी एब्सेंट इन प्लांट। एंड एनिमल्स में इट विल बी प्रेजेंट। ऑब्वियसली एनिमल जो है अपनी बेसिक पोजीशंस को मूव कर सकते हैं, isn't it? तो सेल वॉल का क्राइटेरिया सेट किया फर्स्ट, सेकंड किया लोकोमोशन, एब्सेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन एनिमलिया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि क्या वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो प्लांट कैन नॉट ईट, ये नहीं खा सकते हैं कुछ भी। इंस्टेड दे मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड खुद बनाने में सक्षम होते हैं फोटोसिंथेसाइज करते हुए, लेकिन ये खा नहीं सकते हैं। बट एनिमल दे कैन ईट एंड दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। अपना फूड भी खुद नहीं बना सकते हैं एंड ये बाहर से किसी फूड को खा भी नहीं सकते हैं। तो 3 क्राइटेरियाज बच्चों, सारे बच्चे तीनों क्राइटेरियाज लिखेंगे फटाफट से। फर्स्ट वो सेल वॉल, सेकंड इज लोकोमोशन, थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांटी, एब्सेंट है एनिमेलिया। लोकोमोशन मतलब किसी फिक्स्ड पोजीशन पे मूव करना नहीं, पूरी ही पोजीशन को मूव कराना इज लोकोमोशन। लोकोमोशन एब्सेंट है प्लांटी, प्रेजेंट है एनिमेलिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इफ दे कैन नॉट ईट प्लांटी, इफ दे कैन ईट एनिमेलिया। एवरीबडी तीनों लिखिए। यश गुप्ता कह रहे मैम प्लीज एक्सप्लेन लोकोमोशन अगेन। यश गुप्ता समझिए इस चीज को, ये एक चीज है, कुछ भी चीज बेस से यहाँ पे फिक्स है और बेस पे फिक्स होने के साथ में ऐसे मूव कर रही है, तो दिस इज योर मूवमेंट। लेकिन अगर ये बेस पे फिक्स नहीं है, ये इस तरीके से मूव कर रही है, दैट विल बी योर लोकोमोशन। दिस इज लोकोमोशन एंड दिस इज योर मूवमेंट। तो प्लांट्स आपके बेस पे फिक्स होते हैं, सो दे शो मूवमेंट। ये लोकोमोशन को शो नहीं करते हैं, वो मूवमेंट को शो करते हैं, राइट? यश गुप्ता अभी आया समझ में? फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ देखते हैं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर से कुछ भी स्टिमुलस अगर मिलता है तो रिस्पॉन्स कैसा होता है? एनिमल, हम अपनी बात करें, वी आर एनिमल। अब अगर आप जहां पे भी बैठे हुए क्लास में एकदम से कोई आपको ये बोले कि फायर लग गई है, तो फटाक से आपका रिस्पॉन्स आया,
फटाक से रिस्पॉन्स क्या आएगा, लैपटॉप डाउन करोगे, नीट वीट क्या है, कुछ भी नहीं, आप फटाक से उठ करके बाहर चले जाओगे। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस विल बी वेरी फास्ट, बट प्लांट का रिस्पॉन्स विल बी वेरी स्लो। तो जिस ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है उसको हमने प्लांट में रख दिया, जिस ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स काफी फास्ट है उसको हमने एनिमल में रख दिया। 4 क्राइटेरिया बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट प्लांटी एब्सेंट एनिमिलिया, लोकोमोशन एब्सेंट प्लांटी प्रेजेंट एनिमिलिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इफ दे कैन ईट एनिमिलिया कैन नॉट ईट प्लांटी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इफ इट इज स्लो प्लांटी, इफ इट इज वेरी फास्ट देन एनिमिलिया। Last but not the least, fifth is presence of contractile vacuole. Contractile vacuole is absent in plantae and present into your animalia. Yeps everybody? Yeps everybody? Got it or not? Tell me everybody. क्या पांचों क्राइटेरियाज आपको एकदम टिप्स पे हुए कि नहीं हुए? कुश कुमार प्रियादर्शी, क्लास का टाइमिंग 5 बजे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एट 5 o'clock in the evening, botany classes for 11th. Everybody tell me, क्या आप सबके टिप्स पे हुआ कि नहीं हुआ? लिनायत साहब ने ज्यादा बेटर सिस्टम डेवलप करा, ज्यादा अच्छे क्राइटेरियाज को चूज करा एंड फाइनली इन्होंने दिया तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली वी कैन पुट इनटू 2 डिफरेंट किंगडम्स, वन इज प्लांटी एंड सेकंड इज एनिमेलिया। प्लांटी एंड एनिमेलिया। यस एवरीबॉडी गॉट इट? गॉट इट? टेल मी यस और नो, गॉट इट? समझ में आया सबको? कूल एवरीबॉडी टिल नाउ सो फार? भाई समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, तो लाइक एंड शेयर कहां पे है? इतनी जो मेहनत करी जा रही है आप लोग के लिए, लाइक एंड शेयर तो बनता है भाई। यप्स यप्स, ऑलराइट लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब देखो लिनायत साहब ने बड़ी मेहनत से आपके 2 किंगडम को डेवलप कर दिया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद जो उसका क्रक्स निकला वो ये निकला कि आपके जितने भी प्लांटे के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करा। बैक्टीरिया क्यों प्लेस किया? बिकॉज सेल वॉल इज प्रेजेंट। बैक्टीरिया में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज वाई हमने इसको प्लांटी में रखा। एल्गी में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांटी में रखा। फंजाई अगेन सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लांटी में रखा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस, एंजियोस, ये सारे तो प्लांट्स आपके होते ही होते हैं, तो कोई फाइट नहीं है इसमें। तो जितने क्राइटेरियाज इन्होंने दिए उन क्राइटेरियाज के हिसाब से प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लांटी में आपके बैक्टीरिया आते हैं, आपके एल्गी आते हैं, आपके फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांटी में आते हैं, राइट। एनिमेलिया में कौन से आते हैं? एनिमेलिया में जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किए उनके हिसाब से एनिमेलिया में वी हैव प्रोटोजोअन, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ये सारे आपके एनिमेलिया में आते हैं। अब लिनायत साहब ने यार बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने एरिस्टोटल से बेटर सिस्टम डेवलप करा विच इज जस्टिफाइड। बट अब एक प्रॉब्लम जो मुझको दिख रही है वो प्रॉब्लम ये है कि प्लांटी के अंदर बैक्टीरिया भी प्लांटी के अंदर है, एल्गी भी प्लांटी के अंदर है। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट होता है, एल्गी आपका यूकैरियोट होता है। फंजाई भी प्लांटी के अंदर है, ब्रायोफाइट, एल्गी भी प्लांटी के अंदर है। मतलब इसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने आने लगे। कुछ ड्रॉबैक्स क्या सामने आने लगे? जैसे जैसे थोड़ा और डिटेल्ड में स्टडीज होना स्टार्ट हुई तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स सामने, इसकी कुछ कमियां, इसकी कुछ खामियां सामने आई। तो कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं इसकी, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उन खामियों को कैसे रिमूव करा गया, फिर हम उसकी बात करेंगे, राइट। तो खामियां क्या क्या है, क्या क्या इनकी ड्रॉबैक्स है, कमियां क्या क्या है? पहली कमी, ये जो सिस्टम है 2 किंगडम जिसमें आपने प्लांटी एनिमेलिया 2 को रख दिया विच इज ओके, दिस वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये ऐसा सिस्टम था जो कि सक्षम नहीं था डिफरेंशिएट करने में कि कौन से प्रोकैरियोट्स है कौन से यूकैरियोट्स है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? देखो जो प्लांटी कैटेगरी है उसके अंदर आपने बैक्टीरिया को भी रख दिया भाई, और इसी के अंदर आपने एल्गी को भी रख दिया।
अब बैक्टीरिया तो है आपका प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, दे आर योर प्रोकैरियोट। एंड वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, दे आर योर यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ही वास्ट डिफरेंस होता है, इजंट इट? दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। अब इतना वास्ट डिफरेंस है, कैन यू पुट देम अंडर वन कैटेगरी? क्या आप इनको सिर्फ एक कैटेगरी में रख सकते हो? यस और नो, टेल मी। क्या ये एक अच्छा तरीका है इतने वास्ट डिफरेंस वाले ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखना? इज दिस अ बेटर सिस्टम और नॉट? यू टेल मी, क्या ये एक बेटर सिस्टम है या नहीं है? यू गाइस टेल मी। अमन चौधरी, एक्सप्लेनेशन इज ऑसम। थैंक यू सो मच अमन चौधरी फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आई विश कि मैं ऐसे ही आप लोग को पढ़ाती रहूं और आप लोग भी सेम रेसिप्रोकेशन मुझको देते रहे। थैंक यू सो मच गाइस। अरुणा, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर काइंड वर्ड्स। यस, टेल मी, क्या ये एक अच्छा क्राइटेरिया है? नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज इट वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, पहला ड्रॉबैक, पहली कमी। दूसरी खामी ये थी कि दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। अब आप सोचिए, एक साइड में आपके साथ राइट हैंड में आपके पास वो चीज है जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, लेफ्ट में आपके पास वो चीज है जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दिस वन सेल हैज गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द फंक्शंस। सारे फंक्शन सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे देयर विल बी डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक सेल का एक डेडिकेटेड फंक्शन होगा, हर एक सेल अपना डिफरेंट फंक्शन करेगी। तो इन दोनों को अगर मैं स्केल करूं तो कैन आई पुट देम अंडर वन कैटेगरी? नो, आई कैन नॉट। आप लोग बताइए, कैन आई पुट देम अंडर वन कैटेगरी? बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड कमी, दूसरी कमी और खामी ये थी इसकी, दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो। थर्ड कमी, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? अब यार प्लांटी के अंदर हमने एल्गी को भी रखा है, बैक्टीरिया को भी रखा है, फंजाई को भी रखा है। अब इनमें से अगर हम बात करें तो एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एल्गी एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है। दैट इज वाई मैं इसको बोलती हूँ फोटोसिंथेटिक। तो ग्रीन एल्गी जो है, एल्गी विच इज फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है, उसको मैंने प्लेस कर दिया किसके साथ में? नॉन फोटोसिंथेटिक में, जो कि अपना फूड खुद बनाने में सक्षम नहीं है। सच ए वेग क्लासिफिकेशन। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड इट? समाली बनर्जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स बेटा। निकिता, थैंक यू वेरी मच बेटा। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। यस, आई होप आप सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हो, एंड आई होप सारे बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे इसको। बच्चों, मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, क्लास को कितने बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन फॉर मी। यस, तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए। यस गाइस, लिपुन एरिस्टोटल ने दिया था बच्चे, ये 5 पे भी आएंगे लक्ष्मी, डोंट वरी। यस, तो आप देखिए ड्रॉबैक्स क्या है, इस टू किंगडम सिस्टम की क्या क्या कमियां खामियां है। बेसिकली कमियां तो और भी बहुत सारी है, लेकिन जो हाईलाइट करी गई थी दोज वर 3। फर्स्ट इज दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन eukaryote and prokaryote. Second is this was unable to distinguish between unicellular and multicellular. Third is it was unable to distinguish between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Am I clear to all the kids out there? Am I clear to all the बच्चास out there? सभी को क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया अभी? Yes or no? Yups, yups. क्लियर हुआ? अब आप लोग समझिए, इन तीनों कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हाथ आजमाए। अब सबसे पहले आए आपके सामने नर्स्ट हैकल। नर्स्ट हैकल ने कहा कि यार एक प्रॉब्लम मैंने ये आइडेंटिफाई करी है उसमें कि दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं,
क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक सेपरेट कैटेगरी में रख दूं, क्यों ना सारे के सारे यूनिसेलुलर को मैं एक डिफरेंट कैटेगरी मेंशन कर दूं। तो हैकल साहब ने उस कमी को दूर करने के लिए 2 किंगडम से 3 किंगडम में ट्रांसफर करा, और थर्ड किंगडम कौन सा था? थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करा प्रोटिस्टा। एंड प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा? प्रोटिस्टा में सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोकैरियोट्स, इंक्लूडिंग ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया अंडर वन कैटेगरी। एम आई क्लियर? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, सारे बच्चे चैट में लिखेंगे 3 kingdom classification system was given by Haeckel and Haeckel introduced Protista. Everybody right now in the chat section, Haeckel introduced Protista. Haeckel ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा? Haeckel introduced Protista. Everybody right now in the chat section. बच्चों मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, जितना एक्टिव आप लोग रहोगे, जितना एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, उतना अच्छे से आपके ज्ञान चक्षु में सारी चीजें क्लियर होंगी। सी क्लासेस का फंडा, आपका फंडा हर चीज का क्लियर होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जब आपका गोल क्लियर होगा तभी उस डायरेक्शन में आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे। अब अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाओगे। तो योर गोल इज इस क्लास के ड्यूरेशन में आपको अभी की अभी सारी चीजें सीख करके जानी है, आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए एक एक चीज। यस, 3 किंगडम was introduced by Haeckel and he introduced Protista. कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा किंगडम को इंट्रोड्यूस करा। अब प्रोटिस्टा में बच्चों जब 3 किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था उस मोमेंट पे प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर देयर, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स वर देयर। मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट्स को इन्होंने प्लेस किया। अब जब हैकल ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, वी हैव प्लांटी, वी हैव एनिमिलिया, एंड थर्ड सिस्टम इज वी हैव प्रोटिस्टा। एंड प्रोटिस्टा माय डियर स्टूडेंट्स इंक्लूड्स फंजाई, प्रोटोजोन, यूनिसेलुलर एल्गीज, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड, सबको एक कैटेगरी में इन्होंने रख दिया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, एम आई क्लियर? क्लियर हुआ? नाउ 3 किंगडम इन्होंने दिया, इन्होंने एक प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर दिया विच वॉज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बट स्टिल वी हैव 2 डिफरेंट कमियां। एक कमी क्या है कि इन्होंने एक ही कैटेगरी में सारे प्रोकैरियोट्स को एंड यूकैरियोट्स को रख दिया। तो क्या मैं ये बोल दूं कि इस सिस्टम का ड्रॉबैक ये है, इट वॉज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन prokaryotes and eukaryotes? Can I say that? Because bacteria is your prokaryote, this is your prokaryote, मतलब they do not have well defined nucleus. Algae is your eukaryote, they have definite shape of nucleus, definite shape है आपका न्यूक्लियस का। तो आप समझिए इस चीज को, एक साइड में आपके पास वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू हैव एन ऑर्गेनिज्म जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो डोंट यू थिंक दोनों के फंक्शनिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, राइट? तो एक प्रॉब्लम को ओवरकम किया विच वॉज कि इन्होंने ये वाली प्रॉब्लम को तो ओवरकम कर दिया, बट देयर वर स्टिल सम ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ड्रॉबैक वॉज इट वॉज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड सेकंड ड्रॉबैक वॉज दिस सिस्टम वॉज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन photosynthetic organisms and non photosynthetic organism। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाई आपके हैकल साहब। Yes guys, are we clear? Everybody tell me, are we clear? Till now so far any problem to any बच्चास out there? किसी भी बालक को कुछ भी आपत्ति है अब तक तो आप मुझसे पूछ सकते हो right now। Yes? Yes? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक करेंगे एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। Yes? Perfect, perfect everybody, perfect। नो आपत्ति? परफेक्ट। आगे चलते हैं, 3 किंगडम तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया हमारे सामने 4 किंगडम। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉपलैंड। अब कॉपलैंड साहब ने कहा कि यार
टू किंगडम में सारी चीजें सॉर्टेड थी, बट 3 प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम से हैकल साहब ने डील कर लिया, दूसरी प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो लेट्स डू वन थिंग, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स मेक ए सेपरेट कैटेगरी फॉर देम, लेट्स मेक ए सेपरेट किंगडम फॉर देम। तो कॉपलैंड साहब ने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को उठाया और एक सेपरेट किंगडम में रख दिया, जिसका नाम रख दिया इन्होंने मोनेरा। क्या रख दिया? मोनेरा। हैकल साहब ने 3 किंगडम तक किया। हैकल साहब ने कहा यार प्लांटी है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में हम क्या करेंगे, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख देंगे, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो। कॉपलैंड साहब ने कहा कि यार हम क्या करेंगे कि प्रोकैरियोट्स को निकाल लेते हैं प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा में बच गए सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आ गए कहां पे? मोनेरा में। एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया तो है ही हमारे पास में। यस, इज दिस क्लियर? इन्होंने क्या किया, मोनेरा को इंक्लूड किया, जिसमें आपके सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। एम आई क्लियर टू ऑल द किड्स आउट देयर? क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो, टेल मी, क्या आप सबको समझ में आ रहा है? यस? 80 स्टूडेंट्स वॉचिंग राइट नाउ। कैन आई हैव 100+ स्टूडेंट्स राइट नाउ? क्या 100+ स्टूडेंट्स आ सकते हैं? आप सारे बच्चे शेयर नहीं कर रहे हो। यप्स। तो इनिशियली आया आपका लीनियस साहब ने दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने प्लांटी एनिमिलिया 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, बट उसकी 3 मेन प्रॉब्लम्स थी, 3 मेन कमियां थी। पहली कमी ये थी कि वो सिस्टम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। दूसरी थी कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में नहीं कर पा रहा था। तीसरी थी फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में नहीं कर पा रहा था। फिर हैकल साहब ने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, कॉपलैंड साहब ने मोनेरेंस को इंक्लूड किया। राइट नाउ अभी तक हमारे सामने अब 4 सिस्टम्स हैं। वन इज प्लांटी, जिसमें आपके सारे प्लांट्स हैं। सेकंड इज एनिमिलिया, जिसमें आपके सारे एनिमल हैं। थर्ड इज प्रोटिस्टा, जिसमें आपके, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने ज्ञान चक्षु ओपन करना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इनटू योर प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मोनेरेंस में आपके सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर देयर। तो अभी तक 4 किंगडम है हमारे सामने। 4 किंगडम वी हैव प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा which has all the unicellular eukaryotes and monerans which has all the prokaryotes into it. Cool everybody? Moving ahead. Next system was given by Whittaker. Next system was given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker साहब ने बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी वर्क किया। इन्होंने कहा कि यार हैकल एंड कॉपलैंड ने 2 प्रॉब्लम से एनकाउंटर कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब थर्ड प्रॉब्लम से मैं एनकाउंटर करता हूं। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? दैट दो सिस्टम्स वर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बनाने में सक्षम है, दे आर फोटोसिंथेटिक। जो अपना फूड खुद बनाने में सक्षम नहीं है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। अब इन्होंने देखा कि यार फंजाई जो है, पहली चीज तो ये मल्टी सेलुलर है, इसमें सेल्स एक से ज्यादा है, तो आइडियली आई शुड नॉट पुट इट अंडर प्रोटिस्टा, मेरे को प्रोटिस्टा में नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये फोटोसिंथेसाइज नहीं करता, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, एंड हेट्रोट्रॉपिक में भी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है काफी डिफरेंट है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब्सॉर्ब करता है ये फूड को। तो फंजाई चूंकि अपने आप में काफी यूनिक ऑर्गेनिज्म है एंड काफी अबंडेंस में पाया भी जाता है, तो आई शुड सेपरेट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द किंगडम। मेरे को एक अलग ही सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि मैं फंजाई को रख पाऊं। यस गाइस, जो थर्ड मिस्टेक थी बच्चों, जो थर्ड ड्रॉबैक था, थर्ड कमी खामी बची हुई थी, उसको ओवरकम किया आर.एच. विटेकर ने। चूंकि आर.एच. विटेकर कैपेबल हुआ, सक्षम हुआ सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, दैट इज व्हाई द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वाइडली एक्सेप्ट करा गया इस सिस्टम को, जिसमें कि बेसिकली 5 किंगडम्स बनाए गए आपका मोनेरेंस, फर्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड प्लांटी, थर्ड फंजाई, फोर्थ एनिमिलिया, फिफ्थ। इन्होंने फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया, सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी।
तो एवरीबडी टेल मी, RH विटेकर ने कौन सा सिस्टम दिया? एवरीबडी टेल मी, RH विटेकर ने कौन सा सिस्टम दिया आपको? 5 किंगडम सिस्टम was given by everybody। 10 सेकंड में फटाफट से आंसर लिखो। 10 seconds में everybody answer in 10 seconds quickly। 5 kingdom system was given by which scientist? कौन से महानुभाव ने 5 kingdom system को आपको इजाद करके दिया था? परफेक्ट एवरीबडी, परफेक्ट परफेक्ट। अब बात ये आती है कि क्या क्या क्राइटेरियाज को चूज करा था। अब बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरियाज, इसके ऊपर 2016 में क्वेश्चन आया था एंड काफी एम्बिग्यूटी राइज करी थी उसने। तो आपको क्राइटेरियाज, एक एक क्राइटेरिया एकदम टिप्स पे होना चाहिए। जो 5 सिस्टम्स आपने कलेक्टिवली देखे हैं उनको बेसिकली किस किस क्राइटेरियाज के बेसिस पे हमने बनाया है, कौन कौन से क्राइटेरियाज थे। पहला क्राइटेरिया है बच्चों सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? जो सेल इन्वॉल्व है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है। अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उसको हमने मोनोरेंस में रखा, अगर वो यूकैरियोटिक है तो हमने उसको सेपरेट कैटेगरीज में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में रखा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेल स्ट्रक्चर। सोमानी थैंक यू। नाउ आई लव बॉटनी, यूर मोस्ट वेलकम बेटा। बस आप कंसिस्टेंट रहिएगा, क्लासेस में कंसिस्टेंट रहना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेडिकेशन फ्रॉम माई साइड, कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड, दैट्स द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। यप, फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर व्हाट डज दैट मीन? कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है either they are prokaryotic or they are eukaryotic। तो प्रोकैरियोट्स को हमने रखा मोनोरेंस में, यूकैरियोट्स को हमने रखा वेरियस कैटेगरीज में, राइट। सेकंड क्राइटेरिया इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें सेल्स कितनी प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो क्या वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर तो वो यूनिसेलुलर है तो उसको हमने रखा किस कैटेगरी में? प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा हमने मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा हमने प्रोटिस्टा में, मल्टी वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा हमने आगे वाली कैटेगरीज में, विच इज प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। यस, दोनों क्राइटेरियाज क्लियर है गाइस? दोनों क्राइटेरियाज, फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, whether the organism is prokaryotic or eukaryotic. Second is thallus organization, whether the organism is unicellular or multicellular. थर्ड देखते हैं। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो कैटेगरीज हो सकती है, क्या तो कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है, अगर अपना फूड स्वयं बना रहे हैं उनको आप बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाते नहीं है उनको आप बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं, हम लोग अपने फूड के ऊपर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज जो प्लांट्स है वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी आपने डिफरेंशिएट किया। वी आर स्टडिंग क्राइटेरियाज। फर्स्ट क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, सेकंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगेन अपने ही जैसी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करना। री का मतलब है बच्चों अगेन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, तो अपनी ही जैसी और प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करने में सक्षम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपने डिफरेंट क्राइटेरियाज में ऑर्गेनिजम्स को रखा, डिफरेंट किंगडम्स में आपने ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया। 4 क्राइटेरिया पढ़े हमने अब तक बच्चों, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, 4 क्राइटेरिया। फिफ्थ इज योर let me rub it. Fifth is यहां लिख देती हूं, फिफ्थ इज योर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे ने मेरी पुरानी क्लास अटेंड करी है उसको पता होगा, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से ट्रेस आउट करना कि एक्चुअल में कहां की डिसेंडेंट है ये ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग कहां के डिसेंडेंट है, कौन सा प्लांट कहां से डिसेंडेंट होकर के आया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विल टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। काफी सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इवोल्यूशनरी कहां से आपके पास में आ रहे हैं, दैट विल बी योर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
तो बच्चों विटेकर साहब ने इन 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज को लिया था एंड इन 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज को चूज करके उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस किया था। तो कैन यू ऑल राइट डाउन ऑल द फाइव क्राइटेरियाज फॉर मी? सारे बच्चे पांचों क्राइटेरिया इन द चैट सेक्शन राइट नाउ। एवरीबडी बर्न सम एटीपीज, बी एक्टिव। पांचों के पांचों क्राइटेरियाज आप सारे बच्चे लिखेंगे। फर्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर, सेकंड इज थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन, फिफ्थ वन इज phylogenetic relationship. Everybody in the chat section right now, cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. Everybody in the chat section right now, जल्दी से लिखेंगे बच्चों। And keep showing your love and affection by liking and sharing it. Keep showing your love and affection. परफेक्ट एवरीबडी। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो आप लोग, ये 5 किंगडम है आपके बेसिकली। दिस इज योर मोनेरा, दिस इज योर प्रोटिस्टा, देन वी हैव प्लांटी, देन वी हैव एनिमेलिया, देन वी हैव फंजाई। दीज आर द 5 डिफरेंट किंगडम। ये आपके 5 डिफरेंट किंगडम्स है। अब एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी हुई है। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, various characteristics of these organisms. So I'm gonna tell you various characteristics right now. First characteristic लिखा हुआ है उसमें सेल टाइप। पहला लिखा है आपको सेल टाइप। अब सेल टाइप का मतलब क्या हुआ? कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? तो ये पांचों किंगडम्स में सारे बच्चे आप लोग मुझे बताते हुए चलो, इन पांचों किंगडम्स में विच वन इज प्रोकैरियोटिक? पांचों में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? आप लोग फटाक से लिख करके बताओ मुझको, फटाक से लिख करके दिखाओ। मोनेरन्स, दीज वन आर योर प्रोकैरियोट्स, whereas these all the kingdoms are your eukaryotes. सिर्फ मोनेरन्स आपके प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब के सब आपके यूकैरियोट्स है। एवरीबडी परफेक्ट। डॉक्टर निकिता परफेक्ट, दीप गिल बहुत अच्छे बच्चे, जानवी गुप्ता परफेक्ट, शेख उम्मी बहुत अच्छे बच्चे, रोजी कुमारी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अमन चौधरी परफेक्ट, संदीप परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सेकेंड क्राइटेरिया वॉज सेल वॉल, कि क्या सेल वॉल प्रेजेंट है? तो बच्चों मोनेरन्स के अंदर यस सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट द सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक। इस पे फर्स्ट लिख देती हूं, फर्स्ट, इस पे सेकेंड लिख देते हैं। सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक, तो किसकी होती है? मोनेरन्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। मोनेरा को डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है। तो मोनेरन्स हैज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। प्रोटिस्टन, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, बट सब में नहीं होगी। तो लिख देती हूं यहाँ पे प्रेजेंट इन सम, कुछ में हो सकती है। प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है? सारे बच्चों को पता होगा। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बच्चों? प्लांट की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। एनिमल में सेल वॉल होती है क्या? एनिमल में, टेल मी, एनिमल में सेल वॉल होती है? एनिमल में सेल वॉल इज एब्सेंट। एंड फंजाई में सेल वॉल होती है? यस ऑफ कोर्स, बट दैट सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक, वेयर एज इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी मिलकर के बनी है? काइटिन से मिलकर के बनी है। एम आई क्लियर एवरीबडी? एम आई क्लियर? First thing is cell type. Your monerans are prokaryotes, protista are eukaryote, cell wall. Second is your cell wall. Cell wall. Prokaryotes में we have non-cellulosic cell wall. प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, सब में नहीं होगी। प्लांट में होगी, सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होगी। एनिमल में नहीं होगी, फंजाई में होगी बट नॉन सेलुलोजिक होगी, और काइटिन से मिलकर के बनी हुई होगी। एम आई क्लियर? Am I clear to all the बच्चास out there? क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ? यप्स, आगे चले। थर्ड क्राइटेरिया इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट है कि एब्सेंट है?
अब भाई सिंपल सी बात है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है अच्छे से, प्रोकैरियोट का मतलब ही है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। तो इन सभी किंगडम में जो प्रोकैरियोटिक होगा उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट, जो यूकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। सिंपल एंड सॉर्टेड। तो आपका जो मोनेरेंस है, मोनेरेंस में क्या मैं लिख दूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट? लिख दूं बच्चों? टेल मी एवरीबॉडी, क्या मैं लिख दूं मोनेरेंस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट? यस, एब्सेंट। प्रोटिस्टा में इट इज प्रेजेंट, प्लांटी में इंडीड इट इज प्रेजेंट, एनिमिलिया में ऑफ कोर्स प्रेजेंट, फंजाई में ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट। तो जो आपका प्रोकैरियोट है विच इज योर मोनेरेंस, उसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट, वेयर एज जितने भी यूकैरियोट्स है विच इज योर प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, सबके सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। Am I clear to all the बच्चास out there? Am I clear? Tell me. Till now so far everybody is cool? Cool? चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यार जो बॉडी है उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट है, इज इट यूनिसेलुलर और इज इट मल्टी सेलुलर? तो मोनेरेंस जो है आपके बट ऑब्वियस प्रोकैरियोट्स, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। सारे प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, राइट? तो मोनेरेंस ऑफ कोर्स दे आर यूनिसेलुलर, कोई फाइट नहीं है इसमें। प्रोटिस्टेंस, अब चूंकि प्रोटिस्टा को डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया ही एक था, एक क्राइटेरिया क्या था? जितने भी यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स कुड बी और यूनिसेलुलर और दे कुड बी और मल्टी सेलुलर। तो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने एक कैटेगरी में रखा विच इज योर प्रोटिस्टा। जितने भी आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स तो उनको हमने तीन कैटेगरीज में रखा विच वर योर प्लांट, एनिमिलिया एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा में यू हैव यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मोनेरेंस में बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर होगा। तो दिस इज योर यूनिसेलुलर, दिस इज यूनी, दिस इज मल्टी, मल्टी, मल्टी। Am I clear to everybody? Am I clear to everybody? Yes or no? Am I clear? Fourth criteria. Fifth and the last criteria यहां लिखती हूं। फिफ्थ क्राइटेरिया इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि क्या ये अपना फूड खुद बनाने में सक्षम है या फिर किसी और पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं बच्चों, तो मोनेरेंस में डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं विच इज ऑटोट्रॉपिक, एंड ऐसे भी है जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं विच इज योर हेटेरोट्रॉपिक। तो मोनेरेंस इंक्लूड बोथ ऑटो प्लस हेटेरो। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो अपना फूड स्वयं बनाने में सक्षम है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड स्वयं बनाने में सक्षम नहीं है। मोनेरेंस इंक्लूड्स बोथ ऑटो एंड हेटेरो। प्रोटिस्टन दे ऑल्सो इंक्लूड बोथ। इनमें भी दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। Protestant monerans both include both the organisms. Either they could be autotrophic or they could be heterotropic. Moving on to plant. Plant will always be autotrophic. हमेशा autotrophic होंगे, self sufficient होते हैं, किसी भी organism पे dependent नहीं होते, अपना काम खुद करने में भरोसा रखते हैं। Plant अपना food खुद बनाते हैं. They will always be autotrophic. नेक्स्ट एनिमल, बीइंग सेल्फिश क्रिएचर, हम लोग भी एनिमल है। कितने सेल्फिश है हम लोग? वी आर हेटेरोट्रॉपिक। हम अपने काम खुद नहीं करते हैं, अपने काम दूसरों पे टालते रहते हैं। पानी कौन पकड़ाएगा? मम्मी पकड़ाएगी घर में। तो हेटेरोट्रॉपिक animal are heterotropic organism. They are dependent upon other organism for the fulfillment of their food requirements. अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एंड फंजाई अगेन योर हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई इज ऑल्सो योर हेटेरोट्रॉपिक, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अगेन पूरा समराइज कर रही हूं मैं आपको। 5 किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय विटेकर साहब ने आपको 5 डिफरेंट किंगडम बना करके दिए विच वॉज मोनरन, प्रोटिस्टन, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। इन्होंने 5
डिफरेंट क्राइटेरियाज को चूज करा। अगर ये 5 क्राइटेरिया की बेसिस पे हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो फर्स्ट आपका सेल टाइप मोनोरेंस आर प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट्स। सेकंड इज सेल वॉल, मोनोरेंस आर हैविंग yes heterotrophic, good सेकंड इज योर सेल वॉल मोनोरेंस में प्रेजेंट है, नॉन सेलुलोजिक प्रोटिस्टन में है, कुछ में, सब में नहीं है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई है, एनिमल में एब्सेंट है, फंजाई में काइटिन की बनी हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है मोनोरेंस में, प्रोटिस्टन, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर मोनोरेंस, बाकी सारे आपके मल्टी, प्रोटिस्टन के अंदर भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो प्लस हेट्रो मोनोरेंस, ऑटो प्लस हेट्रो प्रोटिस्टन, ऑटोट्रोपिक ऑलवेज प्लांटी, हेटेरोट्रोपिक ऑलवेज एनिमलिया, हेटेरोट्रोपिक ऑलवेज फंजाई। राइट गाइस, आई होप आपको पूरे 5 किंगडम समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आई होप एवरीथिंग इज कूल टू एवरीबडी। बच्चों कल मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम 6 किंगडम से स्टार्ट करते हुए मोनोरेंस के ऊपर जाएंगे। आगे का पूरा चैप्टर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे डेली क्लासेस में। सो कल मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। 1 आवर बीत गया, पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच। आप अपने प्यारे कमेंट्स कर सकते हो इस क्लास के लास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सारे बच्चे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, बस त्रस्त मत रहो, मजे करो। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন চাপুন।